नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय और आज हम हैं वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में, जो कि वियतनाम का सबसे आधुनिक शहर माना जा सकता है। और इस शहर से हम शुरू करेंगे भारत और वियतनाम के 41 साल के रिश्तों की कहानी। रात दिन दुल्हन की तरह सजा हो ची मिन्ह शहर जैसे अपने अतिथि के स्वागत के लिए बेताब सा लगता है। इतने रंग और इतनी विविधताओं से भरा है कि देखते चले जाइए और नजर नहीं भरती। बड़े बड़े मॉल, आकाश से ऊंची रंग बिखेरती इमारतें, चमकती दीवारें, साफ सुथरी सड़कें और अनुशासन में चलते लोग, जैसे दुनिया से होड़ लेने के लिए बसाया गया हो इसे। आजादी के बाद तेजी से विकसित हुआ ये वियतनाम का वाणिज्यिक शहर माना जाता है। इस शहर पर कहीं अमेरिका तो कहीं फ्रांस की झलक मिलती है। पुरानी इमारतों पर फ्रांसीसी संस्कृति और अट्टालिकाओं पर अमेरिकी चमक है। दुनिया भर के पर्यटक भी आमतौर पर इसी शहर को देखने वियतनाम आते हैं। शायद इसीलिए वियतनाम इस शहर के जरिए अपना चमकता चेहरा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ये शहर अपने भीतर अतीत का बहुत सारा दर्द भी समेटे है और इस दर्द को शहर के बीचों बीच बने वॉर म्यूजियम की दीवारों पर पढ़ा जा सकता है। दीवारों में चुनी हुई सी ये यादें वॉर रिपोर्टर्स की देन है। युद्ध का इतिहास पत्रकारों का लिखा है। कहते हैं अमेरिका ने दुनिया का सबसे विनाशकारी युद्ध इसी धरती पर लड़ा। लड़ाई अब इतिहास बन गई है, लेकिन उसके पीड़ित आज भी जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। नई जिंदगी इतिहास का हिसाब मांग रही है। Em được sinh ra và lớn lên ở tỉnh Tây Ninh, ở miền Nam của Việt Nam. Đây là do di chứng của chất độc hóa học dioxin. Dạ, em được sinh ra năm 1982. Ba mẹ của em trước đó thì sống trong cái vùng chiến tranh của Mỹ. 20वीं सदी से 21वीं सदी में जाने का वियतनाम का सफर आसान नहीं रहा। ये फ्रेंच उपनिवेश रहा और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में जापानियों के अधिकार में रहा और उसके बाद बंटवारा और फिर उठकर गिरना और गिरकर संभलना बार बार सीखता रहा। यहाँ के लोगों ने 21वीं सदी में पहुँचने के लिए लंबा संघर्ष किया। हो ची मिन्ह शहर से कोई 70 किलोमीटर दूर कोची टनल पहुंचकर ही ये पता चलता है कि असल में इस देश ने कितने घाव झेले हैं। यहाँ अमेरिका के साथ युद्ध के अवशेष बहुत संजो कर रखे गए हैं। अमेरिका से लड़ाई के लिए वियतनामी लोगों ने शहर के नीचे एक दूसरा शहर बसा लिया था। 200 किलोमीटर के इस सुरंगनुमा शहर का एक हिस्सा जंगल में था और दूसरा साइगोन नदी में जाकर मिलता था।
सुरंग में घुसने के रास्ते कई थे, लेकिन अमेरिकी कभी भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। वो शहर के रेक्स होटल में बैठकर रणनीति बनाते और गुरिल्ला वियतनामी सुरंग से बाहर निकलकर हमले करके छुप जाया करते। वियतनाम के लोगों ने अमेरिका के खिलाफ ये गुरिल्ला लड़ाई कई सालों तक लड़ी और इस तरह वियतनाम के लोगों ने पूरी 20वीं सदी संघर्ष और आजादी की लड़ाई में गुजार दिए। इन्हें एक नहीं कई देशों के अत्याचार झेलने पड़े, बंटवारा झेलना पड़ा और आखिरकार 2 जुलाई 1976 को साउथ और नॉर्थ वियतनाम फिर से एक हो गए और देश का नाम पड़ा सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। वियतनाम जिस वक्त अपनी पहचान, अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब भारत ने उसका साथ दिया। हनोई की आजादी के बाद एक विदेशी नेता के रूप में पहली बार भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 1954 में वियतनाम का दौरा किया और कम्युनिस्ट नेता हो ची मिन्ह की गर्मजोशी से अभिभूत मुलाकात को उन्होंने कुछ इन शब्दों में बयान किया। He came forward, almost leapt forward and embraced and kissed me. Obvious that this was not a showpiece. He felt it and meant it. Fine, frank face, gentle and benign, not at all one's idea of a leader of a rebellion. हालांकि दोनों देशों के बीच भावनात्मक रिश्ते उससे पहले से रहे। पंडित नेहरू को लिखे वियतनाम के नेता हो ची मिन्ह की कविता से इसे और बेहतर समझा जा सकता है। While I am struggling, you are active. When I am in goal, you are in prison. 10,000 miles apart, we have not met. We share feelings without words. आजादी के संघर्ष ने दोनों देशों को करीब लाया, लेकिन भावनात्मक रिश्तों की जड़ें पुरानी हैं। बौद्ध धर्म ने भी भारत और वियतनाम को एक कर रखा है। वियतनाम की आधी से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म को ही मानती है और बौद्ध धर्म के सिद्धांत उनके व्यवहार में घुल मिल चुके हैं। जो वियतनामी जो कल्चर है, इस वेरी हार्ड केयर टेकिंग कल्चर। तो मेरे उसका कल्चर मैं देखा कि मैं बिहारी होने के कारण और मैं चंडीगढ़ में पढ़ा लिखा किया, चंडीगढ़ में फैक्ट्री डाला। जब अपनी मिसेस को इतना केयर देखा, मैं अपने घर में भी नहीं देखा। एक माँ अपने बेटे को जैसे करती है वैसे यहाँ पर मेरे को लगता है मेरी पत्नी उससे भी ज़्यादा टेक केयर करेगी। Every day, every morning, so me and my husband go from house to our factory. So we have to drive car around 1 hour, and mostly I'm listening Hindi song, even though I don't understand the meaning, but the music is very like amazing. When I hear, I just want to dance. वियतनाम के लोग भारत का सम्मान शायद इसलिए भी ज्यादा करते हैं क्योंकि बाकियों की तरह भारत ने उन्हें कभी लूटा नहीं, दिल में जगह बनाई। भाषा भले ही अलग रही, लेकिन भावनाएं एक हैं। I love India a lot, and I enjoy my time during my studies there, and I have a lot of Indian friends, and they also help me a lot. Actually, I love my warden, ma'am. She was really sweet to me, and other many friends also. And I completed my studies there, BA, MMA. People hang around market 12 hours and buy everything, and bring your friends and your family. भारत और वियतनाम की 41 साल की दोस्ती का ये रिश्ता अब एक नए मुकाम को छूने को बेताब है। उत्तर और दक्षिण वियतनाम के एकीकरण के बाद वियतनाम ने एक बार फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की। 80 के दशक में वियतनाम में आर्थिक सुधारों का एक नया दौर शुरू हुआ। स्थानीय भाषा में इसे डोई मोई कहा गया और डोई मोई के तहत दुनिया भर के निवेशकों को यहाँ आने का न्योता दिया गया। भारत के साथ भी यहाँ पर व्यापारिक रिश्ते इस आर्थिक सुधारों के तहत मजबूत होने शुरू हुए।
भावनात्मक स्थिरता ने दोनों देशों को तरक्की के नए अवसर दिए हैं। भारत और वियतनाम के बीच इस वक्त कोई 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हो रहा है, लेकिन 2015 तक इसे 7 बिलियन डॉलर तक लाने का लक्ष्य है। भारत के लोग यहाँ ऑयल एंड गैस, ऊर्जा, दवा और लकड़ी के व्यापार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम यहाँ पे पिछले 6 साल से मार्बल का व्यापार कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, एंड वी आर द बिगेस्ट मार्बल माइनिंग कंपनी इन द वियतनाम। और we have given a lot of direct and indirect employment and the opportunities to the local Vietnamese, and we have a very good impression of the Indian culture in the province where we are doing our mining activities. तो हमने 2011 में यहाँ पे फैक्ट्री डाला और भगवान की कृपा से 1 साल के अंदर ही हमने 3 फैक्ट्री डाल दिया और हमारी टर्नओवर भी वियतनाम के अंदर में $5 मिलियन से ऊपर चली गई। हमारा जो पोटेंशियल है इंडिया वियतनाम का, आई बिलीव इट शुड बी मोर देन 10 बिलियन। अगर चाइना वियतनाम के साथ $50 बिलियन का बिजनेस कर सकता है तो इंडिया मेरे हिसाब से 10-15 बिलियन करना चाहिए। यही नहीं, दोनों देश अब छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ कदम और आगे बढ़ाने को तैयार हैं। इसी साल जनवरी में हुए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के दौरे के दौरान इस बारे में एक समझौता भी हुआ। The MOU will focus on building capacity for developing policy and institutional framework through exchange of experts for the development of MSMEs, conducting industrial surveys and feasibility studies to identify thrust areas and opportunities for development of MSMEs in Vietnam, to promote partnership projects and institutional cooperation between the two countries. ये जुड़ाव भारतीय व्यापारियों को नया संबल दे रहा है। लेकिन बड़ी चिंता दोनों देशों के बीच आवाजाही में हो रही असुविधा को लेकर है। अगर कल्चर और बिजनेस को प्रमोट करना है, मेरा ये मानना है डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए। जब आपका डायरेक्ट फ्लाइट होगा तभी इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ द कंट्रीज। हालांकि भारत की तरफ से ये वादा किया जा रहा है कि जल्द ही हनोई और नई दिल्ली के बीच हवाई सुविधा शुरू हो जाएगी और ये सुविधा वियतनाम के लोगों को भारत के और करीब ला सकती है। पर्यटन उद्योग को भी इससे मदद मिलने की संभावना है। हमारी भारत की एक एयरलाइन और वियतनाम एयरलाइंस ने एक समझौता भी किया है और जो दोनों मिनिस्ट्रीज़ हैं सिविल एविएशन की, उनमें भी बातचीत चल रही है एक लीगल फ्रेमवर्क फाइनलाइज करने के लिए, ताकि ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू हो जाएं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे पूरी आशा है कि इस साल ये फ़्लाइट्स शुरू हो जाएं और इससे हमारे ट्रेड को और टूरिज़्म को और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को बहुत बढ़ावा मिलेगा। करीबी का एक और मौका भारत ने हनोई में एक सांस्कृतिक केंद्र खोलकर भी दिया है। उम्मीद है इससे दोनों देशों की दोस्ती कुछ और मजबूत होगी। We wish to bring together the exchange of ideas and culture with a contemporary face to our ancient bonds of friendship. भारत और वियतनाम के बीच दोस्ती का ये रिश्ता सिर्फ आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है। दोनों देश एक दूसरे को कूटनीतिक स्तर पर भी मजबूती दे रहे हैं। दुनिया के नक्शे में वियतनाम इंडो चाइना प्रायद्वीप के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ देश है। उत्तर में इसकी सीमाएं चीन से और पश्चिम में लाओस और कंबोडिया से मिलती हैं। 3000 किलोमीटर की समुद्री सीमा वाला ये देश कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जगह पर बसा है। भारत का आधा से ज्यादा समुद्री व्यापार भी वियतनाम के इन्हीं साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। यही नहीं, भारत की कंपनियां यहाँ तेल और ऊर्जा की खोज में भी लगी हुई हैं। लेकिन साउथ चाइना सी में भारत की मौजूदगी
चीन को रास नहीं आ रही है, क्योंकि चीन इस पर अपना प्रभुत्व जताता रहा है और इस मुद्दे पर वियतनाम के साथ उसके रिश्ते भी बेहद तल्ख हैं। यहाँ तक कि चीन इस इलाके में भारतीय कंपनियों को भी काम बंद करने की धमकी दे चुका है। लेकिन भारत चीन और वियतनाम के झगड़े में पड़ने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से काम करने को तवज्जो देता है। As far as the South China Sea is concerned, our position has been very clear that there is an international instrument, international norms about how sea boundaries have to be determined, and if there are problems, they have to be negotiated through peaceful means. That has been our policy in regard to the question in South China Sea or anywhere else in the world. समुद्र की लड़ाई सिर्फ चीन और वियतनाम के बीच ही नहीं है, कई और देश भी यहाँ के आइलैंड्स पर अपना दावा कर रहे हैं और भारत ने इसे सुलझाने के लिए संवाद को अहमियत दी है। अब इसका हल आसियान के मंच से निकालने की कोशिश की जा रही है। ASEAN has also made a lot of headway. They have already agreed to a declaration on the code of conduct in the South China Sea. This has been agreed between ASEAN member states and China. And they are working to further legalize and formalize this code of conduct. So we believe that is the way to go forward, to resolve whatever disputes exist peacefully through dialogue, and at the same time ensure that there is freedom of navigation and safety at sea for all the international traffic that passes through these waters. 2007 की रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों ने काफी कुछ सीखा और हासिल भी किया है। अब दोनों देश एक साझा सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सपना शांति, स्थिरता और तरक्की का है।